পশ্চিমবঙ্গে ভোটের উত্তাপ চরমে, আর তার কেন্দ্রবিন্দুতে এখন ভাটপাড়া। একসময় শিল্প ও কর্মসংস্থানের জন্য পরিচিত এই এলাকা আজ বেকারত্ব, শিল্প বন্ধ এবং আইন শৃঙ্খলার প্রশ্নে জর্জরিত। তাহলে কি বদলে গেছে ভাটপাড়ার পরিচয়? আঙুল উঠছে সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেস এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির দিকে। ভাটপাড়ায় আজ নির্বাচন শুধু রাজনৈতিক লড়াই নয়, এটি মানুষের জীবনের লড়াই। বন্ধ হয়ে যাওয়া কারখানা, কাজের অভাব আর বেড়ে চলা অপরাধ, এই তিন বড় ইস্যুই এখন ভোটের কেন্দ্রে। স্থানীয়দের অভিযোগ, একসময় যে শিল্পাঞ্চল হাজার হাজার মানুষকে কাজ দিত, আজ সেখানে অনিশ্চয়তা আর ভয়ের পরিবেশ। বিরোধীদের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনে শিল্পনীতি দুর্বল হয়েছে, যার ফলে বিনিয়োগ কমেছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগও কমে গেছে। পাশাপাশি আইন শৃঙ্খলার অবনতির অভিযোগও উঠছে বারবার। এর পরিপ্রেক্ষিতে বিজেপি বিধায়ক পবন সিং এর সঙ্গে কথা বলেছেন আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ব্যুরো চিফ সঙ্গীতা ঝা। চলুন দেখে নেওয়া যাক সেই বিশেষ সাক্ষাৎকার। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता जी। इस वक्त मैं मौजूद हूं भाटपाड़ा में, जहां पर मेरे साथ मौजूद हैं पवन सिंह जी। पवन सिंह जी एक बार फिर से भाटपाड़ा से उम्मीदवार के तौर पर उतरे हैं। यहाँ पर कई सालों से उन्होंने यहाँ की जनता के लिए कार्य किया है और एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। तो सबसे पहला सवाल आपसे पवन जी यही है कि भाटपाड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील जगह है राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए, तो इस बार कितनी ज़्यादा चुनौती रहेगी आपके लिए जब आप मैदान में उतरेंगे और आने वाले समय में चुनाव होना है, सीआर की प्रक्रिया हुई, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, सिर्फ यही चुनाव नहीं, मेरे जितने भी चुनाव मैंने लड़ा है 2019, 2021, मैंने हर चुनाव को बहुत सीरियस होकर लड़ाई की है। मैं हमेशा सीरियस इसलिए रहता हूँ कि कहीं मुझे ये उम्मीद रहती है कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर मेरी पार्टी सत्ता में आते आते कहीं नहीं आ पाए सिर्फ एक सीट की वजह से, तो इसीलिए मैं वो एक सीट अपना समझता हूँ कि मुझे वो एक सीट भी किसी तरह से अपने पार्टी के झोली में देनी है। तो इसी वजह से मैं हमेशा संघर्ष करता हूँ। जबकि ये सीट भाटपाड़ा आज से नहीं, मतलब हमारे दादाजी के समय से लेकर, हमारे पिताजी के समय से लेकर हमेशा हमें आशीर्वाद मिला है सीट पे। तो इसीलिए उसके बाद भी मैं अपनी मतलब हार्ड वर्क पे मैं कभी कोई कमियां नहीं छोड़ता हूँ। मैं बहुत मेहनत करता हूँ उसके लिए। तो इस इलाके में देखा गया है कि उद्योग की अगर बात करें या फिर रोजगार की बात करें, और हिंसा तो जैसा कि मैं अभी बता ही रही थी चर्चा में काफी ज्यादा रहा है। तो आपके मुताबिक यानी कि आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि इस बार कौन सा मुद्दा सबसे बड़ा होगा? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा ये होता है यहाँ के लिए, एक तो हमारी भाटपाड़ा जो यहाँ के वोटर्स है हमेशा ओपोनेंट पार्टी जो सत्ता में नहीं होते उनके साथ खड़े रहते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि जो ये सोचने वाली बात है कि टीएमसी को यहाँ भाटपाड़ा के लोग क्यों नहीं पसंद करते हैं। उसका कारण एकमात्र है कि जब टीएमसी मतलब यहाँ से हारी थी तो यहाँ के लोगों पे इतना ज़्यादा अत्याचार की थी, इतना ज़्यादा अत्याचार की थी जिसका कोई कहना नहीं। मतलब बहुत लोगों का मर्डर हुआ था, बहुत लोगों को जेल जाना पड़ा था, मतलब बिना कोई कसूर के। बहुत लोगों का दुकान, घर, मतलब समझ लीजिए कि 2019 में 8 महीने तक यहाँ दंगा हुआ था, हिंदुओं के ऊपर बहुत ज़्यादा टॉर्चर हुआ था। तो इस वजह से भी लोग वो उस चीज़ को अभी तक भूल नहीं पाए कि मतलब उनको लगता है कि मतलब हमने टीएमसी को वोट नहीं दिया तो क्या हमने गुनाह कर दिया कि हमारे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। हमारी मर्जी, हम किसको भी पसंद करें, कोई भी पार्टी को हम ये करें। लेकिन टीएमसी इन सब बातों को नकार देती है। टीएमसी कहती है कि बीजेपी खुद से ही हिंसा करवाती है, बीजेपी बाहर से लोगों को लाकर हिंसा करवाती है और उसके बाद आरोप जो है वो मर दिया जाता है टीएमसी के ऊपर। अच्छा, एक बात बताइए, जो चोरी करता है वो कभी बोलता है हमने चोरी किया है? कभी ऐसा सुना है आपने? मुझे तो आज तक कोई ईमानदार चोर दिखा नहीं इस दुनिया में जो चोरी करके ये बोले कि मैंने चोरी किया। तो वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए वो तो अपने आप को बचाएंगी, वो तो बोलेंगी। लेकिन आप बताइए, बिना कोई गुनाह किए हुए बंगाल इतना पीछे क्यों जा रहा है आए दिन? बिहार, यूपी जैसा जगह जो एक समय में बोला जाता था कि माफियों का गढ़ था, जहाँ शाम होते ही लोग निकलते नहीं थे, आज बिहार, यूपी जैसा जगह डेवलप हो रहा है, लेकिन बंगाल दिन पे दिन पीछे जा रहा है। जब आपकी हर चीज़ें अच्छी है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, आपके लोग खुश है, खुशी से रह रहे हैं, मतलब उनका हर चीज़ उनके मन मुताबिक हो रहा है, तो डेवलपमेंट यहाँ क्यों नहीं हो रही है?
देखिए, एक और सवाल यहाँ पर उठता है, ये जो चुनाव है ये सिर्फ किसी एक मतलब सीट की बात नहीं है, पूरे अगर ये देखा जाए तो बैरकपुर बेल्ट को लेकर भी बात हो जाती है, कोई भी एक विधानसभा सीट। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से आपको लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी को जो है फायदा मिल सकता है? देखिए, सबसे पहला चीज़ है, बाकी जो मेरे विधानसभा दूसरे मतलब लोकसभा में जितने भी विधानसभा वहाँ हम नहीं जीते, इसका सबसे बड़ा कारण था संगठन की विफलता। वहाँ मानिए या नहीं मानिए, संगठन में लोग हैं, लेकिन जब चुनाव के समय आता है तो लोग सक्रिय तरीके से अपने बूथ पे बैठे नहीं रहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोग हमारे निडर होकर बैठे भी रहते हैं तो उनको डरा धमका के या उनको ब्लैकमेल किया जाता है, उनके घर वालों के का पास जाकर उनके घर वालों को डरा के बोला जाता है कि तुम्हारा जो आदमी वहाँ बैठा हुआ है उसको बुलाओ अपने घर। इस तरह से टॉर्चर किया जाता है। बंगाल में बिना कोई कारण तो ऐसी हिंसा हुई नहीं है। इतनी ज्यादा हिंसा 2019 से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड निकालिएगा। नहीं तो क्या लग रहा है इस बार संगठन की जो इश्यूज हम देखते थे, प्रॉब्लम जो देखते थे, वो इस बार नहीं होगा? यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि कई लोग ऐसा बोलते हैं बंगाली और नॉन बंगाली वाला मैटर भी आता है, तो इसका प्रभाव क्या इस बार पड़ेगा या फिर नहीं पड़ेगा? इस बार कुछ अलग देखेंगे हम? देखिए, आप जो बोले बंगाली नॉन बंगाली जो प्रभाव है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भ्रमित किया जाता है, तो उसका थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर पूरा प्रभाव पड़ता तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी 39% वोट परसेंटेज ला के नहीं आती, सेकेंड पार्टी नहीं बनती। एक तरह से बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब हिंदी भाषा भाषी पार्टी है, इस तरह से प्रचार किया जाता है टीएमसी के द्वारा। तो अगर प्रचार उनका सही में अगर सब लोग इसको मानते हैं तो 35% कम नहीं होता है, एक ही बार 10% से 35% तक जाना। लेकिन हम 4% 5% से पीछे हट जा रहे थे। उसका कारण ये था, ये जो एसआईआर में जो देखा गया, करोड़ों नाम जब डिलीटेड हुए, करोड़ों, जिसमें से बहुत लोग मर चुके थे, बहुत लोग ट्रांसफ़र हो चुके थे, बहुत लोग जिनका डबल एंट्री था, ट्रिपल एंट्री था, वैसे डबल ट्रिपल नहीं, लगभग 100 एंट्री भी था। हमने खुद सुदर्शन न्यूज़ में ये खबर दिखाई थी, हमने किया भी था। तो आप सोच लीजिए, जहाँ 100 वो मतलब ये है 100 नाम, एक ही आदमी के 100 जगह नाम है, तो मतलब किस तरह से धांधली हुई आप सोच रहे हैं। तो ये चीजें तो वोट परसेंटेज में अफेक्ट कर ही रही थी। आज दीदी एसआईआर को लेकर क्यों इतना चिल्ला रही थी, क्यों सुप्रीम कोर्ट जा रही थी? जब आज भी एसआईआर को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि कोलकाता से दिल्ली तक, कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाई लड़ी है, लेकिन अधिकारों की रक्षा वो करेंगी, एसआईआर वो नहीं चाहती थी हो। तो आज भी रेड रोड वो पहुंची हुई है। पूरा देश नहीं बोलूंगी, पूरे मतलब दुनिया भर में ईद मनाया जा रहा है। इस दौरान देखिए ममता बनर्जी का एक बयान भी सामने आया है, बारिश के रूप में अल्लाह आशीर्वाद दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? अच्छा, एक बात बताइए, अभी बोलती हैं बारिश के रूप में अल्लाह आशीर्वाद दे रहे हैं, और यही बारिश जब ज़्यादा पड़ने लगे और यहाँ बाढ़ आ जाए तो बोलेंगे कि बीजेपी वाले उन्होंने बाढ़ ला दिया, मतलब उन्होंने डैम खोल दिया इसलिए बाढ़ आ गई। तो आप सोच ही सकते हैं, एक तरफ वही बारिश उनके लिए आशीर्वाद का नाम देती है, और एक जगह जब वो ज़्यादा रुद्र रूप ले लेता है तो वो बोलती है बीजेपी वाले करा दिए। तो मतलब उनका मैं क्या बोलूँगा, हमसे बहुत उम्र में बड़ी हैं, हमसे ज़्यादा दुनिया देखी, लेकिन कभी कभी उनकी बातें ना, मतलब छोटे बच्चे भी ऐसे बात नहीं करेंगे आज के, वो भी समझदार हो गए सोशल मीडिया के ज़माने में, और वो ऐसी बात करती है तो मुझे आश्चर्य होता है कि मैं वो हमारे स्टेट की ऑनरेबल सीएम वही हैं कि कोई और है। तो क्या लग रहा है इस बार की जनता आपको क्यों चुने फिर से? ठीक है, जनता हमें चुने ना चुने, हम कभी नहीं बोलते जनता को कि हमें चुने आप। हम जनता से एक ही बात बोलते हैं कि आपने हमें आशीर्वाद दिया, आपने हमें 2 बार मौका दिया, लेकिन हम बहुत कोशिश करने के बाद भी हम उस तरह से आपको मतलब आपको सेटिस्फाई किए कि नहीं किए, लेकिन खुद को भी मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाया। मेरा जो विजन है, मुझे लगता है उस विजन के हिसाब से मैंने 0.01% काम किया, मुझे बहुत काम करना बाकी है, लेकिन ये पॉसिबल तब होती है जब मेरी सरकार आती है। तो अभी मेरी सरकार नहीं है, अभी आप मुझे कोई भी दोष देंगे तो 100% वो उचित नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इस दबाव में मैंने बिल्कुल काम नहीं किया। मैंने बहुत सारे अपने फंड से बहुत सारे स्कूलों को डेवलपमेंट में पैसे लगाए, मतलब उनको एमएलए फंड से उनको पैसे दिए, बहुत सारे स्कूलों में कंप्यूटर दिया, बहुत सारे स्कूलों में पीने का
प्यूरीफायर दिया, बहुत सारे स्कूलों में मैंने स्मार्ट टीवी दी, बहुत हॉस्पिटल में मैंने 30 लाख की मशीन दी, 2 एक्सरे मशीन, यूएसजी मशीन। इतने दबाव में रहते हुए भी मैंने उनके नाक के नीचे ये सब काम किया, जो कि मुझे 2019 और 2021 में मुझे वो बिल्कुल करने नहीं दिए थे। लेकिन मैं जब देखा कि चिल्लाने से काम नहीं होगा, यानी कि 77 जो हमने देखा था 2021 में 77 बीजेपी को सीट मिली थी, यही 77 सीट अगर और ये सीट का आंकड़ा बढ़ेगा और अगर सरकार बीजेपी की बनती है तो बंगाल में और जो हम देख सकते हैं डेवलप हो सकता है, जो कि अभी बीजेपी नहीं कर पा रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों पर दबाव है, आप लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है। देखिए, आपने खुद देखा था कि ब्रिगेड से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद ये बात को बोले थे कि बहुत सारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसको दीदी यहाँ लागू नहीं होने देती है और कुछ को लागू भी होने देती है तो उनके नाम बदल देती है। तो जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बोल रहे हैं। उनके पास भी यहाँ जैसे आयुष्मान भारत यहाँ नहीं होती है, जबकि आप देखिएगा झारखंड में आयुष्मान भारत कार्ड बनते हैं। स्वास्थ्य साथी है, स्वास्थ्य साथी है तो स्वास्थ्य साथी अब जाके पूछिए कितना चलता है, कितना काम आता है उसका। नहीं देखिए, एक और सवाल हो जाता है कि क्यों हम जो गवर्नमेंट के जो स्कीम है उस पर जाएं, हम क्यों नहीं गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं जैसे सरकारी अस्पताल हैं उसे क्यों नहीं दुरुस्त कराएं? क्यों क्या ज़रूरी पड़ गया है कि आपको इतने सारे स्कीम लाने पड़ेंगे? आप रोज़गार तो जनता खुद बोल रही है कि हमें जो सरकारी अस्पताल है उसमें अच्छी सुविधाएं दी जाएं, हमें स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल जो हैं वहाँ पर अच्छे टीचर दें, वहाँ पर हर तरह की अच्छी सुविधाएँ दें। जो भी गवर्नमेंट यानी कि सरकार की तरफ से जो भी चीज़ें उसमें सुविधाएं दुरुस्त की जाए, ना कि हमें फ्री की चीज़ें दे। ऐसे भी कई जनता है इस तरह की बातें भी बोल रही है। आपकी बात बिल्कुल मैं सहमत हूँ, मैं भी ये चीज़ को मानता हूँ कि हम जो उनको 5 लाख का सुविधा दे रहे हैं या दीदी 3 लाख का सुविधा दे रहे हैं, हम क्यों दें? वो पैसा तो ऐसे भी जा रहा है, तो वही पैसे को अगर हॉस्पिटल में हम डेवलप करने में लगाएं जी, स्कूल में डेवलप करने में लगाएं, तो हमें जैसे स्कूल, प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल, वही तो पैसे लगा के अच्छे टीचर या अच्छे डॉक्टर रखते हैं। तो हम भी अच्छे डॉक्टर, अच्छे उनको अच्छी सैलरी दें, अच्छी सुविधाएं दें और उनको रखें, तो लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी कोई सुविधा की। बिल्कुल, किसी तरह के फ्री चीज़ों की, फ्री के रेवड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लोगों को। ज़रूरी है सरकारी व्यवस्थाएं जो है वो ठीक की जाए। आप सुन रहे थे, इस वक्त मेरे साथ पवन सिंह जी थे, भाटपाड़ा से उम्मीदवार हैं, विधायक रह चुके हैं लगातार। फिलहाल इस बार देखना होगा कि भाटपाड़ा की जनता किस पर भरोसा जताती है। আপনারা শুনলেন বিজেপি বিধায়কের বক্তব্য। এই বক্তব্যে উঠে এসেছে ভাটপাড়ার বাস্তব সমস্যা, চাকরির অভাব, শিল্পের অবনতি এবং নিরাপত্তাহীনতা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ। সব মিলিয়ে ভাটপাড়ার এই লড়াই শুধুমাত্র একটি আসনের নয়, এটি বাংলার ভবিষ্যতের দিশা নির্ধারণ করতে পারে। এখন দেখার তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ও মমতা ব্যানার্জি কি মানুষের এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারে, নাকি ক্ষোভেই বদলে দেবে রাজনৈতিক সমীকরণ। ভোটের ফলেই স্পষ্ট হবে ভাটপাড়া কি আবার শিল্প ও উন্নয়নের পথে ফিরবে, নাকি একই সমস্যার মধ্যে আটকে থাকবে। দেখতে থাকুন সুদর্শন বাংলা। জয় হিন্দ।